नमस्कार। कार्यक्रम साहित्य जगत में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, कहते हैं कि साहित्य वो आईना है जिसमें हमें समाज की सूरत नजर आती है, मगर इस आईने की बड़ी जादूगरी है। इसमें समाज की वो सूरत नजर आती है जो यथार्थ है, और वो सूरत भी जो आप और हम देखना चाहते हैं। और ये जादूगरी होती है उस कलम की, उस साहित्यकार की जिसने ये सूरत रची है और इस सूरत के लिए ये आईना रचा है। आज ऐसे ही एक साहित्यकार से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप हैं श्री अशोक शाह जी। आप राष्ट्र के प्रख्यात साहित्यकार हैं और वर्ष 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। अशोक जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में है वो ये कि आपके शब्दों में अगर हम साहित्य और जीवन का नाता जानना चाहें तो वो शब्द क्या होंगे, वो परिभाषा क्या होगी? देखिए, साहित्य जीवन की और जीवन के विकास की, सभ्यता के विकास की जी। एक मौलिक आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश हुआ क्या था कि जिस तरीके से सभ्यता का विकास हुआ उस पर केवल धन के संचय पे जोर दिया गया और अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र इत्यादि चीज़ें ज़्यादा पढ़ी और पढ़ाई गई जो अर्थ के कलेक्शन में मदद करती थी जी। और साहित्य का स्थान जो है धीरे धीरे कमतर होता गया, जबकि हमारे जीवन के लिए साहित्य महत्वपूर्ण है। और एक बार पुनः दुनिया उस साहित्य के क्षेत्र में लौट रही है। साहित्य और जीवन का एक ऐसा अटूट संबंध है जो नदी और पानी का होता है। साहित्य के लिए ज़रूरी जीवन होता है। पानी के बिना नदी नहीं है जी। और अच्छे साहित्य के बिना हम अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम बाहर की तरफ देखते हैं और प्रकृति की रचनाओं को देखते हैं तो जिस छोटी इकाई से ये पूरी दुनिया बनी है, प्रकृति बनी है, वह है परमाणु। प्रकृति क्या है और दुनिया क्या है? परमाणुओं की वर्णमाला है। और साहित्य क्या है? साहित्य जो है अक्षरों की वर्णमाला है। ये अक्षर शब्द बनाते हैं, शब्द वाक्य बनाते हैं, वाक्य भाषा का निर्माण करती है और भाषा से साहित्य का जन्म होता है जी। तो आज हम कितनी ही भाग दौड़ की दुनिया में हों, यदि हमें अपनी पहचान करनी हो तो एक बार रुक कर, जैसे सिंह अपनी मांद से निकलने के पहले सिंहावलोकन करके पीछे देखता है, उसी तरह से इस मनुष्य जाति की सभ्यता को एक बार पीछे देखना पड़ेगा और साहित्य रास्ता उन्हें दिखाएगा। क्या बात है। तो ये है साहित्य का हमारे जीवन में महत्व। बहुत अच्छी परिभाषा आपने दी है और बड़े विस्तार से आपने समझाया कि कितना ज़रूरी है साहित्य जीवन के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि लेखन आपके लिए क्या है? कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? कैसे शुरुआत हुई इसकी? मेरे लिए लेखन मेरा जीवन है। हम हर एक आदमी जीवन में कुछ न कुछ ढूंढता है और हर एक आदमी को चिंता रहती है कि उसका जीवन यूं ही व्यर्थ न चला जाए। भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो हमने काम किया वो एक दायरे के तहत किया। आज जब हम साहित्य में आते हैं तो ये दायरा बहुत विस्तृत हो जाता है, लगभग अंतरिक्ष हो जाता है। तो यहाँ हम वो सोचते हैं वो लिख सकते हैं, वो कह सकते हैं और लोगों को सुना सकते हैं, क्योंकि लोगों को कहना, सही बात कहा जाना बाकी है और लोग भी चाहते हैं कुछ सही चीज़ सुने जी। तो इसलिए मेरे लिए लेखन, खास करके कविता क्या होती है? कविता जो है हमारी अनुभूति का बाह्य प्रदर्शन है, बाह्य रूपांतरण है। जी। जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं और जिस तरह से हम दुनिया दिखाना चाहते हैं, कविता वो काम करना चाहती है। तो ये कविता का हमारे जीवन में महत्व है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे जाके बात करें तो कविता क्यों ज़रूरी है? बहुत से देखा होगा आपने कि हम जिस तेज़ी से विकसित होते जा रहे हैं उसमें सत्य और असत्य की दीवार बहुत पतली होती चली जा रही है, बहुत महीन होती जा रही है। और कभी कभी हम असत्य को ही सत्य मान के, भ्रम की स्थिति सत्य मान के हम जो है जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इस जीवन शैली में हम आगे बढ़ते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जो मनुष्य की सभ्यता है एक भ्रम जैसी दिखने लगती है, झूठ के आवरण में पलने लगती है।
तो वहाँ आती है कविता, यह दिखाती है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, और वह कविता जो सत्य का उद्घाटन करती है और समाज के सामने लाती है, वही वास्तव में कविता है। क्या बात। अगर वह कविता झूठ के साथ हो जाती है, किसी की प्रशंसा मात्र में सीमित रह जाती है, तो वो कविता नहीं होती, उसको हमें कुछ और कहना चाहिए। शाह जी, आप 19 कविता संग्रह अब तक आपके आ चुके हैं, और सबसे पहले अगर कविता संग्रह की बात करें हम, जो वर्ष 1996 में आया था, माँ के छोटे घर के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे कविता संग्रह का ये ख्याल मन में आया और क्या है उस संग्रह में। देखिए, हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के दौरान जगदलपुर में आए, और जगदलपुर के वन, यहाँ की हवा, यहाँ की नदी और इंद्रावती और यहाँ के खास करके आदिवासी जी हमसे बातें करते थे। तो एक प्रशासनिक क्षेत्र में जो हम कर सकते थे, जो हमारी सीमाएं थीं, जो हमारे अधिकार थे, उस अधिकार के तहत तो मैंने उनसे बातें की और उनके काम, उनके दुख को थोड़ा कम करने का प्रयास किया। देखिए, शासन का उद्देश्य यही होता है कि आम आदमी के दुख को कम कर सके जी। और जो शासन और प्रशासन आम आदमी के दुख को कम नहीं कर सकता है, वो निरर्थक है। तो हमने देखा कि हम एक सीमित दायरे में ये काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत नज़दीक जाने के लिए व्यक्ति के साथ, उसकी परंपरा के साथ, उसके जीवन के साथ अतरंग संबंध, बहुत निकट का संबंध बनाने के लिए हमें कविता में उतरना पड़ता है, साहित्य में उतरना पड़ता है। जी। तो ये हमारी अनुभूति थी, और मैंने शुरुआत जो है बस्तर से ही की। 1991 से मैंने शुरुआत की कविता का लिखना, और मेरी पहली कविता जो समकालीन भारतीय साहित्य में एक मैगजीन है, जो भारत सरकार की मैगजीन है, 1998 में बस्तर की लिखी हुई कविता ही प्रकाशित हुई थी। क्या बात है जी। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुआ। तो हम चाहते थे कि हम लोगों के साथ और बात कर सकें, उन्हें समझ सकें। साहित्य यही काम करता है, और यहीं से हमारी लेखन की शुरुआत हुई। और बस्तर की लिखी हुई कविताएं 1996 में, जब मैं अपर कलेक्टर कोरबा था, तब जाकर के वहाँ एक किताब की शक्ल ले सकी और वहाँ प्रकाशित हुई। तो ऐसी कोई कविता जिसमें कोई आदिवासी जीवन की झलक हो, अगर आप इस मुकाम पर हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाए, तो हमें लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत सार्थक होगा। देखिए, उस समय की जो एक लिखी कविता है जी, बहुत छोटी है। उनके हाथों में कुल्हाड़ी है। क्या बात है। उनके हाथों में कुल्हाड़ी है और मैं वृक्ष होना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत गहरी बात है। उनके हाथों में कुल्हाड़ी है और मैं वृक्ष होना चाहता हूँ। मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है, मेरे होने से वे सुरक्षित हैं। तो ये एक छोटी सी कविता थी जो यहाँ लिखी गई थी। एक और मैं आदिवासी जीवन पर गहरी बात है, संदेश भी है इसमें। आदिवासी लड़कियों का नृत्य। जी। किसी दिन ऐसा भी तो हो सकता है, दिन उगे नहीं, रात हो नहीं, या रात दिन में तब्दील न हो। क्या बात है। इन आदिवासी लड़कियों को देखो, समय के चक्र को कांख में दबाए शताब्दियों से नाचे जा रही हैं, नाचना कभी खत्म करती ही नहीं। क्या इन्हें पता नहीं, जो शुरू होता है वह खत्म भी होता है। इन्हें कैसे विश्वास है कि आज की रात आखिरी रात है और कल दिन निकलेगा ही नहीं। बहुत खूब। दिन में दिखते हैं हर रास्ते पर, क्यों नहीं दिन निकलेगा, वो बता रही हैं जी। दिन में दिखते हैं हर रास्ते पर उनके साहूकारों के पांवों के निशान। इच्छाधारी नाग की तरह पीछा करते वह रोज ढुक आता है उनके रसोई घर तक, जहां वे रांध रही होती हैं अपनी सांसें अगले दिन खड़े होने के लिए। क्या बात है। वो जारी रखती हैं नाचना, उन्हें विश्वास है नाचते रहने से रात खत्म होगी नहीं और दिन होगा नहीं जिसमें रहता है वो साहूकार। क्या बात है। बहुत गहरी कविता है, लेकिन एक संदेश भी है, और कहीं ना कहीं सावधान रहने की बात है जी। कि समाज में आज जो कुछ भी अव्यवस्था है, और जिससे केवल आदिवासी जीवन की बात नहीं, जीवन को अगर खतरा है, तो किस तरह से सावधान रहें और कैसे उन नकारात्मक चीज़ों से हम दूर रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी कविता है आपकी ये। एक प्रश्न मन में और है जी। वो ये कि अगर हम समाज की बात करें, देखिए माँ की प्रतिष्ठा में
बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया है और प्रकृति ने स्वयं प्रतिष्ठित किया है। पिता के विषय में चर्चा होती है कि कम लिखा गया है, तो साहित्य की क्या भूमिका है एक पिता की प्रतिष्ठा में या समाज में पिता को प्रतिष्ठित करने में? हम बचपन से सुनते आए हैं कि माँ धरती के समान होती है, जी, माँ भगवान होती है, माँ ईश्वर होती है, माँ जी। जो जन्म देती है वही सब कुछ होती है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी हाँ। कि माँ का स्थान हमारे जीवन में कोई दूसरा नहीं ले सकता। लेकिन पिता भी उसी तरह महत्वपूर्ण है जिस तरह माँ भी है। तो पता नहीं क्यों पिता पर साहित्यकारों ने कम लिखा, लेकिन हमें लगा कि पिता तो वो हैं जहाँ हमारे जीवन को एक शेप करते हैं, आकार देते हैं जी। और आगे के लिए तैयार करते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हमने पिता पे कविता लिखी, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ज़रूर सुनना चाहेंगे। इस कविता का शीर्षक है जी, इकलौता नायक। इकलौता नायक। यस। क्या बात है जी। पिता ही मेरे पूर्व जन्मों की कहानी है, जितना वे जी पाए उतना ही जिया मैंने भी। बहुत सुंदर। विस्तृत वृक्ष थे पिता, अडीग और प्रवाहमान, उनके हौसलों में घुसकर बनाए हमने छोटे छोटे घोंसले लंबी उड़ानों के लिए। वे नदी की तरह बहते, हम उसमें नहाते, आचमन करते और पी लेते थे उनको। वे बोतल में बंद कभी न रहे और बाजार उन्हें खरीद न सका। क्या बात है जी, बहुत सुंदर। आसमान का घर थे पिता, हम जगमगाते थे उनके भीतर चांद सितारों की तरह। हम नए नक्षत्र थे उनके, जन्मे थे अभी अभी। पानी की तरह तरल थे और आकाश की तरह विरल। जब भी चढ़ती धूप तपती धरती, नीम की छांव की तरह घने हो उठते थे वे पिता थे। बहुत सुंदर। पिता हवा की तरह चलते थे, गर्मी में शीतल ब्यार लगते, जरा सी उमस में जब चमचमा आती पसीने की बूंदें हमारे ललाट की क्षितिज पर, तब बारिश की तरह बरस जाते पिता थे। समुद्र सी अकुलाहट को शांत करते, छाती जब भी उदासी और रिक्त होने लगता मन, वे हवा की तरह दौड़ आते हर दिशा से वे पिता थे। क्या बात है जी। सिखाया उन्होंने धरती पर कभी न रुकना, यह तो लगातार घूमती और नाचती है आने वाले तारों के लिए। पृथ्वी की अनूठी गति से ही पैदा होती गेहूं की बालें और निकल आते वृक्षों पर सेब के मीठे फल उस समय की भूख के लिए। पिता जब भी होते आंखों से दूर, दृश्य से अदृश्य वे ठिठकते थे। ढोया मैंने उस ठहराव को दुख समझ, और धरती पर गढ़ ली मैंने भी पीड़ा की एक अटूट परंपरा। पिता हमारे मोक्ष थे, वे ही जोड़ गए निर्जीव को सजीव से। कब हुए अंतरिक्ष हमें पता ही न चला। पिता आज भी हैं मेरे पूर्व जन्मों की कहानी के इकलौता नायक। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कविता है और आपकी कविता के एक एक शब्द ने पिता को जो है प्रतिष्ठित किया है। मुझे लगता है कार्यक्रम देखने सुनने वाले हर एक दर्शक के मन में आज पिता की एक नई छवि उभरी होगी। और इसका जो शीर्षक आपने बताया इकलौता नायक जी, तो उस शीर्षक ने भी पिता को प्रतिष्ठित किया है। तो बहुत ही सार्थक आपकी ये कविता है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर विषय के चुनाव की बात हम करें तो विषय का चुनाव का क्या कोई आधार आपने तय कर रखा है या फिर कैसे विषयों पर लिखना आपको पसंद है? देखिए, अगर हम थोड़ा सा भी जागरूक हैं जी, हम होश में अपनी ज़िंदगी जीते हैं, खास करके अतीत में से थोड़ा सा बाहर आते हैं और अपने दुख की सीमाओं से थोड़ा सा बाहर आते हैं, तो दुनिया की हर चीज़ अद्भुत लगती है जब हम केवल उस चीज़ को देखते हैं, चाहे वो पक्षी हो, आकाश हो, पानी हो, हवा हो, नदी हो, तालाब हो, ये खेती करता हुआ आदमी हो, सड़क पे दौड़ता हुआ बच्चा हो, कुछ भी हो। तो ये तो बाह्य दृश्य हैं जो हमारी कविता के विषय बनते हैं, और कुछ ऐसे आंतरिक विषय होते हैं
जो परंपरा के रूप में, कष्ट के रूप में, दुख के रूप में, शोषण के रूप में, पीड़ा के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो हमारे मनोविज्ञान से संबंधित होते हैं जी। तो शुरू की कविताओं में प्रकृति का जो बाह्य दृश्य था, जिन परमाणुओं से बाहर रूप में दुनिया बनती है जी, वो हमारे कविता के विषय रहे। और वो विषय इसलिए बने कि हम उसके प्रति संवेदना रखते थे, संवेदनशील थे। धीरे धीरे जब यह संवेदना महीन होती गई तो दृश्य से ये अदृश्य चीज़ों की तरफ आती गई, और उस महीन में जो हमारे मन की गहराइयाँ हैं, हमारे हृदय की जो गहराइयाँ हैं, उसमें जो भाव उठते हैं जी, वो भी शब्दों का रूप धारण करके, खास करके जो हमारी अनुभूति होती है, हमारे जो अनुभव होते हैं जी, वो जब शब्दों का रूप धारण करके आने के लिए बेचैन हो उठते हैं तो वो भी विषय के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जी, तो शुरू में बचपन में हमारी कविता प्रकृति के विषय थे। हम प्रकृति में हम सब कुछ शामिल करते हैं, मनुष्य भी उसमें शामिल है, जी, तो वो हमारे विषय थे। तो उसमें हम कविता को विषय बनाया, और धीरे धीरे जब हम महीन होते चले गए, हमारी भावनाएं, हमारी अनुभूति गहरी होती चली गई, तो हम अंदर की दुनिया को भी हमारे विषय में आने लगे। क्या बात है। तो अशोक जी, आपकी संवेदना से जन्मी ऐसी कोई कविता जिसमें दृश्य में अदृश्यता की बात हो और दोनों को आपने देख लिया हो, अगर ऐसी कोई कविता है तो हम जरूर चाहेंगे कि इस मोड़ पर आप हमारे दर्शकों के लिए वो कविता पेश करें। देखिए, एक हम आज ये भी एक समाज का आईना है जी, और हम समाज में जब आदमी 60 वर्ष का हो जाता है तो हम सोचते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी जी ली है जी, और इसीलिए हमने बहुत ही हिंसक तरीके से एक शब्द का आविष्कार किया, उसका अपमान करते हुए कि ये सठिया गए हैं, कुछ नहीं जानते हैं, और उनको तो कहीं और रहना चाहिए, उनकी बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। जी, तो ये समाज की एक विद्रूपता है, जी, और कविता कहती है, साहित्य कहता है कि ये ठीक नहीं है। बचपन का जीवन और जवानी का जीवन ही जीवन नहीं होता है। जीवन वो भी होता है जब हम अनुभवों से भरे होते हैं और समाज को दिशा देने के लिए तैयार होते हैं, और समाज तब हमें हाशिए पर खड़ा करने की कोशिश करता है। तब जीवन मूल्यवान होता है वास्तव तब में। जीवन बहुत मूल्यवान होता है, लेकिन हम उसको हाशिए पे खड़ा करना चाहते हैं कि ये कोई काम नहीं कर सकते, तो हमारा भौतिक जीवन ही उन्हें तिरस्कृत करता है। तो उसी अनुभूति पर हमने एक वृद्धाश्रम कविता लिखी। जी, वृद्धाश्रम। जी, जिसमें हमने वृद्धों की जो दशा है हमारे साहित्य में, जी हाँ, हमारे जीवन में, उस पर हमने बात की। आज जब वो खास करके जब वो वृद्धाश्रम चले जाते हैं तो उनका ज़िंदगी कैसे होती है वो है। जी हाँ, जिंदगी है या अतीम खाना, क्या बात। अपनी ही बनाई दुनिया में अपनों से ही हारी हुई जिंदगी ने पनाह ली है यहाँ। क्या बात। मानो जमाने की मधुर संगीत से छिटक के कुछ धुनें सितार के तार से अलग हो गई हों। बहुत सुंदर है। सुबह की तरुणाई की अधूरी यादें शाम की गोधूली में थक के कुछ लम्हे चुन रही हैं। दिन खत्म है यहाँ, आखिरी भवक के ठीक बाद जैसे बुझने से पहले दिए ताक पे रख दिए जाते हों। क्या बात है। पूछूं किससे कहे लगाते किन लफ्ज़ों के वे गिरे हुए नुक्ते हैं जो वृद्ध होते हैं। जी हाँ, पूछूं किससे कहे लगाते किन लफ्ज़ों के वे गिरे हुए नुक्ते हैं। उस ज़बान में कहाँ बची होगी तहजीब, बिना अदब और मानी के कैसे चला रही होगी काम। किस सभ्यता ने इतनी बेदर्दी से जिंदगी के छिलके उतारे हैं। बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी, जैसे किसी अभिशाप ने फलभूत होने की जल्दीबाजी में केचुल छोड़ दिया हो। क्या बात है। मत करो शोर, न करो सवाल, गलती से रख दिया जो किसी कंधे पर हाथ, वह सूखे पत्ते की तरह खड़खड़ा जाता है, हल्के भार से दबकर चूर चूर होता है। जी, कभी रहे होंगे ये किसी हरे वृक्ष का गर्व,
कभी रहे होंगे ये किसी हरे वृक्ष का गर्व। वे उस बीते कल के सूखे पत्ते हैं जिसे बड़ी बेवफाई और बेईमानी से जिया गया होगा। कितनी क्रूरता और हिंसा भरी आज दिलों में, पेट भरते ही इन्हें जूठन की तरफ फेंक दिया गया। वृद्धावस्था जिंदगी का हाशिया हो चला है। बेबाक टिप्पणियाँ अकेली पड़ गई हैं। इन वीरानियों को हमने बुना है। जीने के इस तरीके को हमने ही गढ़ा है। सही। पर इसे एक बार बदल के भी तो देखा जा सकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे प्रश्न चिन्ह इसमें जो है उभर कर आए हैं। और कहीं ना कहीं आपकी ये कविता जो है वो हमारे सभी दर्शकों को ये सोचने पर विवश करेगी कि अपने आसपास के परिवेश में जो भी चीज़ें मूल्यवान हैं, वो हमारे अपने परिजन हैं, प्रकृति है, हमारी संस्कृति है, उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, उसका सम्मान बहुत ज़रूरी है। जी, इस मोड़ पर आपसे एक प्रश्न, और वो प्रश्न ये जानना चाहेंगे आपसे कि एक दौर में राष्ट्रीय एकता, हमारी आज़ादी में साहित्य ने बड़ी भूमिका निभाई थी। आज भी वैचारिक स्वतंत्रता की ज़रूरत है। क्या लगता है, एक बार फिर से साहित्य की ओर लोगों की जो आस है कितनी सही है? जब हम रास्ते भटक जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं और फिर सही रास्ते पे लौटने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय एकता, समाज का मूल्य, परिवार का मूल्य की तरफ हम आज भी आएंगे। ये कुछ दिनों की बात है कि हमारा समाज, हमारा परिवार एकाकी हो रहा है। जी। जिन्होंने बबुल के पेड़ पे चढ़ा नहीं, एक बार वो बबुल के पेड़ पे चढ़ के देख लेंगे। जब कांटे चुभेंगे तो फिर उतर के नीचे आएंगे। तो जो हमारा संयुक्त परिवार था, जी हाँ, और जिस अडिग चट्टान की तरह हमारी राष्ट्रीय एकता आज भी खड़ी है, उसको साहित्य की बहुत ज़रूरत है। और साहित्य वो संबल प्राप्त करता है। आप कल्पना करिए, जब 1947 में जब गीत लिखे जा रहे थे, जी, वो सारे के सारे लेखकों ने जो गाने लिखे फिल्मों के, जो कविताएं लिखी उस ज़माने की, वो देश की आज़ादी के लिए वो कंट्रीब्यूशन थी। जी हाँ, और आज भी हम विविध भारती पर वो गाने आते हैं, हम उन्हें गुनगुनाते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे गीत, और आज भी आंखों में आंसू लाते हैं। जी, इस तरह से अनेक गाने हैं। शैलेंद्र ने जो गाने लिखे, इकबाल ने जो गाने लिखे उस ज़माने में, वो आज भी एक धरोहर की तरह हैं। और उन गानों की, उस साहित्य की देश को आज़ादी के लिए ज़रूरत थी। जी, और आज हम उसी की बदौलत आज़ाद हैं। तो जो साहित्य का जो कंट्रीब्यूशन है, एक हौसला देना देश को, जी, वो हौसला दिल दिल में पहुंचता है और एक जज्बा क्रिएट करता है कि हम अच्छे हैं, हमारा देश बहुत अच्छा है और हम इस आज़ादी को मरते दम तक कायम रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से साहित्य का उसमें ज़रूरत पड़ती है और ये हमेशा रहेगी। साहित्य के अलावा ये जज्बा और कोई नहीं भर सकता है। जी, साहित्य और साहित्यकार दोनों धरोहर हैं इस देश की, और हर दौर में ये धरोहर रहे हैं। जी, तो अशोक जी, आपकी कविता से आज हमारे दर्शक रूबरू हुए हैं, और मुझे लगता है कि आपकी बातों से भी और आपकी कविताओं से भी उन्हें एक नया दृष्टिकोण मिला होगा जीवन के प्रति, और साहित्य की भूमिका जो है जीवन में, और जीवन से साहित्य का जो नाता है, वो आज उन्हें समझ में आया होगा कि ये कितना ज़रूरी है जीने के लिए। आपकी कविताओं के लिए और आपकी बातों के लिए और इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।